मैं टैक्सी का दरवाजा खोलकर उतरा और टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा इंतजार करने का कहकर बड़े से पुरशिकोह खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। बहुत ही नफीस अंदाज में आरास्ता एक हॉल नुमा नशिस्त गाह मेरी नजरों के सामने थी। वहाँ फर्श पर दबीज कालीन बिछा था। जदीद तर्ज के कीमती फर्नीचर ने वहाँ का माहौल हकीकी मानों में रईसाना बना दिया था। मैं वहाँ का पूरी तरह जायजा भी नहीं ले पाया था कि एक खनकदार निस्वानी आवाज ने मुझे चौंका दिया। वेलकम भावेश जी, बहुत इंतजार करवाया आपने। मैंने चौंक कर आवाज के माखिज की तरफ देखा। मुझे दाएं तरफ वाक़े कुशादा जीने से एक दराज कामत औरत धीरे धीरे नीचे उतरती नजर आई। उसके नकूश खुदा जाने वाकई तीखे थे या माहिराना मेकअप का कमाल था, मगर वो पहली नजर में मुझे उस दौर में हुस्न की देवी कहलाने वाली फिल्मी हीरोइन नालिनी जेवंत से खासी मुशाबे नजर आई। मकामी तर्ज की किरमजी कमीज और चौड़े पांचों की नीली पतलून में उसका कदरे फरबही माइल जिस्म इंतहाई मुतनासिब दिखाई दे रहा था। उसकी तराशीदा भूरी जुल्फें शाने चुम रही थीं। उसकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 32-33 साल रही होगी, यानी वो उम्र में रतन से कम 10-12 साल कम होगी। वो बिलाशुबा अपने शहर में गिरफ्तार कर लेने वाली शख्सियत की मालिक थी। उस पर तुर्रा ये कि गालिबन मुझे भरपूर अंदाज में मुतासिर करने के लिए उसने बनाओ सिंगार में कुछ ज्यादा ही एहतमाम किया था। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि मुहावरे के ऐन मुताबिक उस अर्जी हूर के मुकाबले में रतन सचमुच लंगूर ही था। वो सीढ़ियां उतरकर जैसे जैसे करीब आती गई, उसके हुस्न का सहर मजीद असरंगेज होता गया। मेरे लिए ये भांपना भी मुश्किल नहीं था कि वो भी मुझे महवियत के साथ देख रही है और असलम अली की फनकाराना महारत अपना काम दिखा रही है। वो मेरे मुकाबिल पहुंची तो मैंने यूं जाहिर किया जैसे फरते हुस्न से मबहूत हो गया हूँ। फिर मैंने चौंक कर होशो हवास में वापस आने का नाटक करते हुए कदरे बेकाबू लहजे और बुलंद आवाज में कहा, नमस्ते पूर्णिमा जी, आपने तो मुझे पहली बार देखा है, फिर इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर नाज भरे लहजे में बोली, मैंने तो रात ही से आपका इंतजार शुरू कर दिया था भावेश जी, और सुबह से कई बार बैल्कनी में जाकर देख चुकी हूँ। आप शायद मेरी अक्ल पर शक करें, मगर यकीन करें आपने अपनी कल रात की गुफ्तगू से मुझ पर जादू सा कर दिया था और मैंने किसी अल्लड़ कन्या की तरह अपने जहन में आपका खाका तराश लिया था। मैं उसके इशारे पर उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया और अपने लहजे में इश्तियाक और शरारत का मिला जुला तासुर भरने की कोशिश की। मैंने कहा, तो फिर मैं उस ख्याली खाके से कितना मुख्तलिफ लगा आपको? देखकर डर तो नहीं गई मुझे? वो बड़े ही नशीले अंदाज में मुस्कुराई, बोली, मुझे पता है, अगर मैं आपकी शख्सियत की तारीफ करूं तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। बस इतना कहूंगी कि आपकी पत्नी खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसा सजीला पति मिला, मगर साथ ही मुझे पता है कि दिन रात फिक्रमंद भी रहती होगी कि कहीं कोई और उसका मनमोहना पति न चुरा ले। मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आपके साथ उसकी जोड़ी नजरों में जचती होगी। आखिरी जुमला उसने खास से हसरत भरे लहजे में कहा था। मुझे उसका मतलब समझने में कोई मुश्किल पेश न आई, साथ ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो बिल्कुल उसी रुख पर आगे बढ़ रही थी जिसकी हमने उम्मीद लगाई थी। साथ ही बेख्तियार मेरा दिल असलम अली के हाथ चूमने के लिए मचल उठा। ये सब उसी की कारीगरी का नतीजा था कि एक ऐसी बुलंद मर्तबा औरत मुलाकात के कुछ ही देर के बाद इस तरह मेरी शख्सियत के सामने पिघलती जा रही थी। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए मेरे पास मोहलत कहाँ थी। लोहा गर्म हो रहा था, उस पर बर वक्त और मौसर ज़र्ब लगाकर अपनी मर्जी का रूप देने की जरूरत थी। मैंने अपने लहजे में कुछ मायूसी और मजबूरी भरते हुए कहा, शादी के वक्त तो कुसुम भी काफी अच्छी सूरत शक्ल की मालिक थी, मगर फिर वक्त गुजरने के साथ उसके नकूश भद्दे और जिस्म भारी होता चला गया। औलाद ना होने की वजह से मिजाज में भी मिठास बाकी न रही। बस अब तो जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। मेरे लहजे की जासियत ने पूर्णिमा को भी संजीदा होने पर मजबूर कर दिया। वो थके थके से लहजे में बोली, ये तो आपने मेरी कहानी सुना दी भावेश जी। रतन तो शादी के वक्त भी बहुत ही बेढब से जिस्म का मालिक था, सर भी बालों से निस्फ खाली था, मगर मेरे स्वर्गवासी माता पिता बड़े सरकारी अफसर के रिश्ते पर रीझ गए और मेरी मर्जी के खिलाफ उससे मेरा ब्याह कर दिया। हमारी गुफ्तगू अभी यहीं तक पहुंची थी कि बाहर से टैक्सी के मुख्तसर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया, पोर्च में टैक्सी खड़ी है, किसी मुलाजिम से कहकर उसकी डिग्गी में से मिठाई मंगवा लें। मेरी बात पूरी होते ही पूर्णिमा ने एक राहदारी की तरफ मुंह करते हुए आवाज लगाई, भानव जल्दी से यहाँ आओ। बमुश्किल 15-20 सानिये बाद राहदारी से 55-60 साल का एक दुबला पतला शख्स नमूदार हुआ और तेज तेज कदमों से पूर्णिमा के पास पहुंच गया। वो बोली, पोर्च में टैक्सी खड़ी है, उसकी डिग्गी में से मिठाई ले आओ। भानव दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि मैंने उसे रोक लिया।
कहा, ये 20 रुपया टैक्सी ड्राइवर को देना और मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। किराया कम बना होगा मगर उससे बकाया रकम मत लेना। भानव ने नोट थामते हुए ताज्जुब से मुझे देखा और फिर सर झटक कर दरवाजे की तरफ चल दिया। मुझे लगा कि पूर्णिमा भी मेरी दरियादिली से मुतासिर हुई है, ताहम उसने गुफ्तगू का वही अपनायत भरा तसलसल बरकरार रखने की कोशिश की। वो बोली, इस बेजोड़ शादी पर मैंने बिसात भर एहतजाज किया, मगर एक तो मैं अपने बहन भाइयों में सबसे कम उम्र थी और मेरी बात संजीदगी से नहीं सुनी जाती थी। दूसरे, हमारी जात बरादरी में बड़ी उम्र के मर्द से लड़की ब्याहना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। ले देकर बड़े भाई से हिमायत की उम्मीद थी जो फौज में मेजर थे और उनसे पिताजी भी दबते थे, मगर उन्होंने उल्टा मुझे कायल कर लिया कि जाहिरी शक्ल सूरत के अलावा रतन में कोई खराबी नहीं। अपने तालीमी कैरियर में हमेशा टॉप करता रहा है, मुकाबले के इम्तिहान में अच्छे नंबर ले चुका है, मिजाज का भी अच्छा है, इसलिए शादी से इनकार मुनासिब नहीं। इस असना में भानव वापस आ गया। उसने मिठाई के दोने ऊपर तले उठा रखे थे। उसने बताया कि टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ममनूनियत का इजहार किया है। पूर्णिमा ने कहा, इतनी ढेर सारी मिठाई लाने की क्या जरूरत थी भावेश जी? रतन ने आपको बताया नहीं कि हमारा कुंबा तो सिर्फ 2 ही अफराद पर मुश्तमिल है। मैंने कहा, हम देहाती मिजाज के लोग जब भी कोई सौगात बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शरीक करने की कोशिश करते हैं। आप अपने पहरेदारों और खादिमों का भी मुंह मीठा करवाएं, रतन जी अपने दफ्तर भी ले जाएंगे। पूर्णिमा ने कहा, आप वाकई बहुत खुले दिल के इंसान हैं भावेश जी। फिर उसने भानव को वो सारी मिठाई बावर्ची खाने में ले जाने और अपना काम जल्द से जल्द निपटाने का हुक्म दिया। मैंने पूर्णिमा की अपनी बेढब शादी के बारे में गुफ्तगू में अपनी दिलचस्पी जाहिर करने के लिए पूछा, तो फिर आप मान गई? उसने कहा, मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ऋषि भैया मेरी हर जिद पूरी करते हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी तरफ गलत नजर डालने वाले कई लफंगों के हाथ पांव तोड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। मगर फिर उन्होंने तुर्क का पत्ता इस्तेमाल किया और मैं अपनी माता और पिता की मर्जी के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गई। मैंने उसकी मंशा भांपते हुए पूछा, कैसा तुर्क का पत्ता पूर्णिमा जी? उसने कहा, ऋषि भैया ने यकीन दिलाया कि वो भी अपनी अप्सरा जैसी मनमोहनी बहन को रतन जैसे मामूली शक्ल सूरत के इंसान से ब्याहने पर राजी नहीं है। मगर जब उन्होंने पिताजी और माताजी से इस बारे में सख्त कलामी की तो पिताजी पर हल्का सा हार्ट अटैक आ गया। वो किसी तरह भी इस रिश्ते की तजवीज से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, मगर मजीद बहस से उनकी जान खतरे में पड़ जाती। इतना कहकर पूर्णिमा खामोश हो गई। मुझे उसके चेहरे पर अजीब सोगवार सी उदासी नजर आई। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए उसे कुरेदा, कहा, चलें, जो हुआ अच्छा हुआ, जिंदगी इसी का नाम है। मुझे यकीन है रतन अपने से बहुत कम उम्र की इंतहाई सुंदर पत्नी की बहुत कदर करते होंगे और आपके इशारों पर नाचते होंगे। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बुझ सा गया है। ऐसे में वो अपनी उम्र से कई साल बड़ी दिखाई थी। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं उसकी मिजाजी कैफियत में ये तब्दीली भांप कर चौंक गया। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, सब ठीक तो है पूर्णिमा जी? आप पर अचानक इतनी गहरी उदासी क्यों छा गई है? उसने कदरे तवक्कुफ के बाद गोया अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, आपका अंदाजा गलत है भावेश जी। रतन ने बेशक मुझसे मेरी हसीन शक्ल सूरत की वजह से ही शादी की है, मगर मुझे शादी के कुछ ही दिन के बाद अंदाजा हो गया कि उसने मेरे हुस्न के जादू या मेरे प्यार में गिरफ्तार होकर शादी नहीं की, बल्कि उसका असल मकसद अपने जैसे बड़े सरकारी अफसरों के सामने फातिहाना शान से अपनी परी चेहरा बीवी की नुमाइश करके उन पर अपनी बरतरी जमाना था। यही नहीं, उसे शादी के पहले दिन से आज तक यकीन है कि उस जैसे बुलंद मर्तबा अफसर की बीवी बनना मेरी खुशकिस्मती है और उसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर दरअसल मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसे अपनी मामूली शक्ल सूरत और बेढंगे जिस्म और जुस्से का जरा भी एहसास नहीं। अपनी नजर में तो शायद वो खुद को शम्मी कपूर से कम नहीं समझता। मैंने उसकी बात पूरी होने पर कदरे तंजिया लहजे में कहा, ओहो, शम्मी कपूर, हिंदी सिनेमा का प्ले बॉय। माफी चाहता हूँ पूर्णिमा जी, मुझे आप दोनों की खानगी जिंदगी पर एतराज करने का कोई हक तो नहीं है, मगर इस थोड़े से वक्त में आपने मुझ पर अपनी शानदार और हद दर्जे मेहरबान शख्सियत का जो सिक्का जमाया है, उसकी रोशनी में मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर रतन आपके शाया निशान आपकी कदर नहीं करता तो उससे ज्यादा बेवकूफ बल्कि बदनसीब शख्स कोई और नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर पूर्णिमा मजीद उदास हो गई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, भानव ने आकर इत्तला दी कि डाइनिंग रूम में नाश्ता हमारा मुंतजर है। मैं मेजबान खातून की पैरवी में उसी राहदारी की तरफ बढ़ा और फिर बड़े से खाने के कमरे में बिछी बहुत बड़ी और चमकीली बैजवी मेज के गिर्द बिछी 8-10 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मेज मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम की अशियाए खुर्दनोश से भरी हुई थी, जिनमें यकीनन मेरी लाई हुई मिठाइयां भी शामिल थीं। मेरे लिए उस नशिस्त का इंतखाब खुद पूर्णिमा ने किया था।
वो खुद मेरे दाएं तरफ इस तरह बराजमान हुई कि हम दोनों बहुत आसानी से एक दूसरे से मुखातिब हो सकते थे। मैंने पूर्णिमा के रोशन चेहरे पर अपनी पुरिश्तियाक नजरें जमाते हुए कहा, इतने पुरतकल्लुफ एहतमाम की क्या जरूरत थी पूर्णिमा जी, मैं तो रूखी सूखी खाकर भी पेट भर लेता। उसने बड़े नाज के साथ कहा, लेकिन मैं अपने मन को भाने वाले किसी भी शख्स को सर आंखों पर बिठाने की आदी हूँ भावेश जी। वो तो आपकी लाई हुई इन शानदार मिठाइयों ने मेरा भरम रख लिया, वरना यकीन करें वक्त थोड़ा होने की वजह से मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आपकी खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त नहीं कर सकी हूँ। मैंने मेज पर सजी अशिया की तरफ हाथ से इशारा करके शगुफ्ता लहजे में कहा, आपके ख्याल में अब भी मेरी खातिर तवाज़ो में कोई कसर रह गई है? माफी चाहता हूँ, कहीं आप लखनऊ के नवाबों के किसी खानदान से ताल्लुक तो नहीं रखती? मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे लगा जैसे पक्के फर्श पर घुंघरू बिखर गए हों। हंसते हुए उसकी गंदुमी रंगत में गुलाल सा घुलता महसूस होता था। उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाकर नम आंखें पोंछते हुए कहा, आप भी कमाल बातें करते हैं भावेश जी। कहाँ गुजरात का सूरत, कहाँ हिंदुस्तान के दूसरे सिरे पर यूपी का लखनऊ। वैसे हमारा खानदान नवाबों का न सही, हम मांडवी ताल्लुके के रईस जमींदार हैं। मेरे बाप राय तरलोक राजपूत ने अंग्रेज सरकार से आजादी हासिल करने की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और मेरे दादा पतिदार आलोक राजपूत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सत्याग्रह का भी मरकजी किरदार थे। ओह प्लीज आप बात करते हुए खाने पर भी ध्यान दें। मैंने उसकी हिदायत बल्कि हुक्म की तामील में ही आफियत समझी। उसका बावर्ची भानव बिलाशुबा अपने फन में माहिर था। बराए नाम भूख होने के बावजूद खाने से हाथ नहीं रुकता था। जमनादास हलवाई के हाँ की मिठाइयाँ भी अपनी मिसाल आप थी। खुसूसन देसी घी की खुशबू से महकती घारी की लज्जत तो बयान से बाहर है। यकलख्त मुझे कुछ याद आ गया और मैंने पुरजोश लहजे में कहा, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बारडोली सत्याग्रह का जिक्र तो नहीं कर रही, जिसमें गांधी जी भी शरीक हुए थे? पूर्णिमा ने खुश होकर कहा, जी हाँ भावेश जी, बारडोली ताल्लुका हमारी जागीर से 4 मील दूर ही तो वाक़ है। मेरे स्वर्गवासी बापू ने बताया था कि उस जमाने में सरदार वल्लभ भाई और गांधी जी एक मर्तबा हमारी आबाई हवेली में दावत पर भी आए थे। मैंने मरूब से लहजे में कहा, ओ आप तो बहुत अजीम खानवादे से ताल्लुक रखती हैं। पूर्णिमा ने फखरामेज लहजे में कहा, जी हाँ, हमारे खानदान की ताल्लुके में बहुत इज्जत है, और ऋषि भैया के फौज में जाने के बाद तो हमारे खानदान की और भी धाक बैठ गई है। अब लोग मुझे पतिदार आलोक राजपूत की पोती और राय तरलोक राजपूत की बेटी से ज्यादा ब्रिगेडियर ऋषि राजपूत की बहन की हैसियत से पहचानते हैं। मैंने उसी रोब में दबे लहजे में कहा, आपके भाई ने वाकई अपने आबाओ अजदाद का नाम खूब रोशन किया है। ब्रिगेडियर तो बहुत बड़ा और ताकतवर फौजी अफसर होता है। पूर्णिमा ने कहा, वो औरों के लिए ताकतवर अफसर होंगे, मेरे लिए तो अब भी वही ऋषि भैया हैं, जो मुझे कांधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाते हैं। अब भी मेरी मामूली सी बीमारी का सुनकर देश के दूसरे कोने से भी दौड़े चले आते हैं। मैंने कहा, फिर तो रतन को अपनी औकात में रहना चाहिए। बड़े सरकारी ओहदे के सिवा वो किसी भी तरह आपका मुकाबला नहीं कर सकते। पूर्णिमा ने लगभग मगरूर लहजे में कहा, वो अपनी औकात अच्छी तरह पहचानता है भावेश जी। वो भले ही मुझसे घर की मुर्गी का सा सलूक करता हो, मगर वो मेरी नाराजगी मोल लेने या मेरी तौहीन करने की हरगिज जुर्रत नहीं करता। उसे पता है कि राजपूत ज़ादी गुस्से में आ गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, और अगर मेरी नाराजगी की खबर ऋषि भैया तक पहुंच गई तो उसे जान के लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर वो अचानक हंस पड़ी। मैंने उसके खनखनाते कह के थमने का इंतजार किया। बिलाखिर उसने खुद को संभाला और बात आगे बढ़ाई। बोली, रतन सारी दुनिया पर अपनी अफसरी का रोब झाड़ने का कोई मौका जाया नहीं जाने देता, मगर ऋषि भैया सामने आते हैं तो उसकी आवाज बैठ जाती है, और मुझे लगता है उनके सामने बोलते हुए रतन की टांगें कांप रही होती हैं। मैंने एक ख्याल के तहत पूछा, क्या आपके ऋषि भैया गुस्से के तेज हैं? उसने इस बात में सर हिलाया, फिर जल्दी से बोली, नहीं, वो मिजाज के सख्त जरूर हैं, मगर गुस्से में कभी एतदाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। बस उनसे उसूल के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होती, और उल्टी सीधी बात या हरकत करने वाले को मौके पर ही झाड़ देते हैं। उन्होंने रतन को बस 2 बार सरजनिश की है, मगर उनकी इस हल्की सी डांट डपट ने ही रतन को इतना दहला दिया था कि वो सामने आने से घबराने लगा और जल्द से जल्द रफू चक्कर होने के बहाने ढूंढता था। तभी मैंने अपने दिमाग का सवाल दाग दिया। मैंने कहा, आपको बुरा न लगे तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपके ब्रिगेडियर मेरा मतलब है ऋषि भैया ने किन बातों पर रतन जी की खिंचाई की थी? पूर्णिमा ने कहा, खिंचाई तो खैर नहीं की थी, 2 मर्तबा बस सख्त लहजे में बासपुर्स की थी। दरअसल 4 साल पहले ऋषि भैया अपने महकमाती दौरे पर यहाँ से 40 मील दूर वाक़े शहर अंकलेश्वर आए हुए थे। मसरूफियात में से वक्त निकाल कर फौजी जीप लेकर मुझसे मिलने सूरत चले आए।
इत्तेफाक की बात है कि उस रोज रतन बगैर इत्तला के रात गए तक दोस्तों की महफिल में मौज मस्ती करता रहा। ऋषि भैया शाम से उसका इंतजार कर रहे थे। वो रात के तीसरे पहर घर लौटा तो ऋषि भैया उसी जगह बैठे नजर आए। पूर्णिमा ने एक बार फिर सुरीला कहकहा लगाया। बोली बिगड़े तेवरों के साथ बैठे ब्रिगेडियर साहब पर नजर पड़ी तो रतन की गोया घिघी बंद गई, मगर ऋषि भैया ने उसे घूर कर देखने और ये कहने पर इक्तिफा किया कि हमने इसे रात रात भर अकेले तुम्हारा इंतजार करने के लिए तुमसे नहीं ब्याहा मिस्टर रतन। अपने लक्षण ठीक कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। हम राजपूत अपनी बहन बेटियों की तकलीफ बर्दाश्त करने के आदी नहीं होते, समझे। मैंने हंसते हुए कहा, ओह, मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि रतन जी की क्या हालत हुई होगी। उस जैसा बाबू टाइप शख्स ब्रिगेडियर ऋषि राजपूत जैसे पेशावर जंगजू के गैज़ो गज़ब का सामना कैसे कर सकता है। वो आपके भाई की मेहरबानी है कि हल्की सी तंबीह पर इक्तिफा किया, वरना रतन का दिल बंद होने से आप बेवा भी हो सकती थी। पूर्णिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और खासी देर तक हंसती रही। बिलाखिर उसने खुद पर काबू पाया और अपना लहजा संजीदा बनाते हुए कहा, मगर दूसरी बार ऋषि भैया ने उसे इतनी बुरी तरह लताड़ा था कि जैसा आपने कहा उसका दिल सचमुच लगभग बंद हो गया था। मैंने गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, क्या वाकई इस बार रतन जी ने कैसे उनके राजपूतों वाले गुस्से को दावत दी थी। पूर्णिमा ने खुशगवार लहजे में कहा, ये पहले वाले वाकये से कोई 2 साल बाद और अब से कोई 1.5 साल पहले की बात है। एक रोज ऋषि भैया अचानक बगैर इत्तला दिए यहाँ पहुंच गए। रतन उस वक्त अपने दफ्तर में था। मैंने भैया से खाने पीने का पूछा, मगर उन्होंने मेरी बात नजरअंदाज करके बेलचक लहजे में कहा कि अभी और इसी वक्त रतन को फोन करो और उसे कहो कि आधे घंटे के अंदर अंदर घर पहुंच जाए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर वो एक बार फिर हंसने लगी। मैंने कहा, मुझे लगता है ये सुनकर तो आपके पति परमेश्वर घर की बजाय सीधे अस्पताल पहुंच गए होंगे। वो हंसते हुए बोली, वो जैसे तैसे घर तो पहुंच गया, मगर उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसके बदन में खून का एक कतरा भी नहीं है। उसकी किस्मत कि वो जब घर में दाखिल हुआ तो ऋषि भैया टॉयलेट में थे। रतन समझा कि मैंने उसे झूठ बोलकर घर बुलवाया है। दहशत खत्म हुई तो उस पर गुस्सा चढ़ गया और वो मुझे खरी खरी सुनाने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऋषि भैया वाकई घर में मौजूद हैं और मैंने उन्हीं की हिदायत पर उसे बुलाया है, मगर वो मानने को तैयार न हुआ और मुझ पर बरसता रहा। उसकी बदकिस्मती के ऐन उसी वक्त ऋषि भैया टपक पड़े और उन्होंने रतन को मुझे बुरी तरह डांटते देख लिया। पूर्णिमा गालिबन मेरे तजस्सुस से लुत्फानंदोज होने के लिए खामोश हो गई। मैंने उसे मायूस नहीं किया। मैंने कहा, इतने नाजुक मरहले पर खामोश होकर मुझ गरीब पर जुल्म न करें पूर्णिमा जी, जल्दी से बताएं फिर क्या हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, होना क्या था। भैया ने पहले तो उसे मुझे इतनी सख्ती से डांटने पर सीख पर चढ़ाया और इससे पहले कि वो उनकी जबानी गोलाबारी से संभल पाता, ऋषि भैया अपने असल मकसद पर आ गए, जिसके लिए उन्होंने उसे खड़े पैरों बुलवाया था। उन्होंने रतन से पूछा कि क्या तुम पिछले हफ्ते बम्बई गए थे। रतन ने इकरार किया कि वो एक सरकारी मीटिंग में शरीक होने के लिए 2 दिन के लिए वहां गया था। इस पर ऋषि भैया ने खा जाने वाले जहरीले लहजे में पूछा कि क्या वो सरकारी मीटिंग रिट्स होटल के सावर एप्पल नाइट क्लब में हुई थी। ये सुनते ही रतन जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक बार फिर जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मैंने इस बार भी उसकी तवक्को पूरी की। कहा, नाइट क्लब, यानी कि इस बार रतन जी ने ऐसी खतरनाक हरकत की थी कि ऋषि राजपूत उससे जितना बुरा सलूक करते कम था। पूर्णिमा ने कहा, आप ठीक समझे। ऋषि भैया ने उसकी इतनी बुरी तरह खिंचाई की कि मैंने उसके हाथ पैर वाज़े तौर पर लरसते देखे। ऋषि भैया इतने तैश में थे कि मुझे लगा कि वो उसकी जबरदस्त पिटाई लगाने वाले हैं। मैंने कहा, रतन जी ने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। पूर्णिमा ने कहा, सच बताऊं तो उस वक्त मुझे भी उस पर इतना गुस्सा आया था कि शायद मैं खुद भैया से उसके हाथ पैर तोड़ने की फरमाइश कर डालती। मैंने रतन जी से झूठी हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा, ये तो जुल्म है पूर्णिमा जी, किसी नाइट क्लब में जाना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है। पूर्णिमा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने दरअसल आपको पूरी बात नहीं बताई। रतन उस रात अकेला नहीं था। सावर एप्पल नाइट क्लब में एक औरत भी उसके साथ थी। मैंने कहा, ओ, फिर तो मामला वाकई संगीन बन गया है। पूर्णिमा ने कहा, आगे तो सुने। रतन ने उस औरत को अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो करार दिया और ये कहकर बात टालने की कोशिश की कि जिसने आपसे मेरी शिकायत लगाई है, और कुछ देर वहाँ साथ रहने के बाद वो औरत अपने घर चली गई थी और रतन उसी होटल में अपने कमरे में रुका था। मैंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, फिर क्या हुआ। रतन ने माफी मांगकर जान छुड़ाई होगी। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे तो सुने भावेश जी। रतन की किस्मत की देवी उस रात कुछ ज्यादा ही नाराज थी। ऋषि भैया ने उसे मजीद झाड़ते हुए बताया कि उन्होंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो दोनों होटल के रेस्टोरेंट में भैया की नजर में आए थे। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उन दोनों की निगरानी पर इक्तिफा किया। उनके लिए पहचानना मुश्किल न था
कि रतन के पहलू में बराजमान औरत किसी शरीफ घराने से हरगिज ताल्लुक नहीं रखती। वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर होटल की सबसे बालाई मंजिल पर वाक़े नाइट क्लब में गए थे तो भैया उनके ताक़ुब में थे और वो 1.5 घंटे तक नाइट क्लब के सामने लॉबी में उन दोनों का इंतजार करते रहे। वो दोनों जब बिलाखिर बाहर निकले तो नशे में धुत थे और रतन के कदम तो वाज़े तौर पर लड़खड़ा रहे थे। मैंने कहा, ओहो, यानी रतन जी रंगे हाथों पकड़े गए। फिर तो ऋषि भैया बिल्कुल ठीक आग बगूला हुए थे। अच्छा, उन्होंने और क्या देखा? पूर्णिमा ने कहा, सच बात तो ये है कि उस रात रतन की किस्मत बुलंदी पर थी। ऋषि भैया ने देखा कि नाइट क्लब से निकलने के बाद रतन और वो बाजारी औरत कुछ देर बातें करते रहे। फिर वो औरत वापस नाइट क्लब में चली गई और रतन अपने कमरे में जाने के लिए चल दिया। बस यहीं उसकी बचत हो गई। अगर वो उस औरत को रात गुजारने के लिए अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करता तो शायद ऋषि भैया वहीं उसकी ऐसी तैसी कर देते। मैंने कहा, ये तो वाकई रतन जी के नसीब अच्छे निकले। अपनी बहन का सुहाग एक बाजारी औरत के कदमों में रुलते देखकर ही उनका गुस्सा आसमान को पहुंच गया होगा। अगर बहनोई की बदकारी साबित हो जाती तो जाने उसका क्या हशर करते। पूर्णिमा ने कहा, ऋषि भैया ने तो उसी रोज रतन को साफ साफ बता दिया था कि जिस दिन मेरी बहन से बेवफाई करके गंदगी में मुंह मारा वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस खूबसूरत औरत की जबान से रतन और अपने भैया के दरमियान टाकरे की ये सब बातें सुनकर सच्ची बात तो ये है कि मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। साथ साथ पूर्णिमा की जबान से रतन के लिए ऋषि राजपूत की इतनी खतरनाक धमकी सुनने के बाद मेरे जहन में रतन के खिलाफ पहले से मौजूद लाहे अमल एक नया और वाज़े रुख इख्तियार करता जा रहा था। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं मामले के इस रुख पर असलम अली से मशवरा कर सकता। ये ख्याल आने के साथ ही मुझे खुद पर हैरत हुई। अच्छी या बुरी मुझ में ये तब्दीली गुज़श्ता चंद दिनों में पैदा हुई थी कि मैं अपने इरादों के हवाले से किसी और से मुशावरत की जरूरत महसूस कर रहा था। तभी पूर्णिमा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बोली, ऋषि भैया जी भर के रतन की खातिर तबाजो करके रुखसत हो गए तो मेरी बारी आई। मैंने कई दिनों तक रतन की दिल खोल कर खिंचाई की और फिर उससे मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। हत्ता कि उसे खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी से भी मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिया और उसे मुकम्मल तौर पर भानव के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? आपने तो ये बताया ही नहीं कि अपनी गलती तस्लीम कर ली थी या कोई सफाई पेश करने की कोशिश की थी। पूर्णिमा मेरी बात सुनकर हंसी। बोली, वो अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय कोई सफाई पेश करने की कोशिश करता तो ऋषि भैया शायद उसकी जबान खींच लेते। वो तो बस बार बार उसे अपनी पहली हिमाकत करार देकर माफी मांगता रहा और आइंदा के लिए ऐसी किसी गंदी हरकत से बाज रहने का वादा करता रहा। यूं समझे ऋषि भैया ने नाक से लकीरें खिंचवाने के बाद कहीं उसकी जान छोड़ी थी। मैंने भी उससे कुत्तों जैसा सलूक किया। मैंने हंसते हुए कहा, इस सब के बावजूद आपने उस बेचारे से अलग से हिसाब किताब लेना जरूरी समझा। पूर्णिमा ने मजबूत लहजे में कहा, ऋषि भैया ने उसे एक सख्त गिर मुंतजिम की हैसियत से डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी पर बुरा भला कहा था और वार्निंग भी दी थी, जबकि मुझे उससे अपने मंगलसूत्र की तौहीन का हिसाब लेना था। उससे पति और पत्नी के पाकीज़ा रिश्ते से खिलवाड़ करने पर बाज पुर्स करनी थी। लगभग बेवफाई का मुर्तकिब होने का मजा चखाना था। क्या ये मेरा हक नहीं था? क्या वो इस बर्ताव का मुस्तहिक नहीं था? अगर यही घटिया हरकत मैं करती तो क्या वो ठंडे पेट बर्दाश्त कर लेता? मैंने नर्म लहजे में कहा, आप ठीक कह रही हैं, आपका गुस्सा बजा है। हम मर्द तो अपनी पत्नी की मामूली सी बेवफाई को भी गैरत का मसला बना लेते हैं और कुछ जुनूनी तो उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कितने दिन के बाद उसे माफ किया? पूर्णिमा मुस्कुराई और मगरूर लहजे में बोली, रतन लगातार 10 दिन मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, कसमें खाकर यकीन दिलाता रहा कि आइंदा कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं फिर भी उसे माफ न करती, मगर मजबूर थी क्योंकि अपने राजपूत खानदान की इज्जत का ख्याल आड़े आ गया। मुझे ये गवारा नहीं था कि ये ताना सुनकर सारी जिंदगी से सरबुलंद मेरे ऋषि भैया की नाक नीची हो कि उनकी ब्याहता बहन मैके आ बैठी है। उसके लहजे में अपने भाई के लिए इतना प्यार और फख्र मौजूद था कि मेरे दिल में उसके लिए एहतराम के जज्बात जन्म लेने लगे। मेरे दिल में बेख्तियार ख्वाहिश जागी कि काश मुझे उसके पति के गंदे लक्षणों का पोल खोलकर उसकी दिलशिकनी का मुर्तकिब न होना पड़े। मगर ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। रतन मेरे इशारों पर चलने पर राजी हो जाए तो उसकी नकाब कुशाई की नौबत ही नहीं आएगी।